तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल। मेरा नाम है दक्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आप जैसे नाम से जान पा रहे होंगे, एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में बताइए वैक्सीन बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, वो सारी चीजें बनाना, तो उनके बारे में ही है। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना, वो सब। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या है चैप्टर के अंदर। फर्स्टली आपका ये एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर है। फिर सेकेंडली आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका मेडिसिन आता है सेकेंडली। ये देखिए, एप्लीकेशन मेडिसिन। फिर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जैसे वो सब टेस्ट करने के लिए, वैक्सीन वैक्सीन टेस्ट करने के लिए जो एनिमल्स के अंदर डालते हैं वो। फिर है आपका एथिकल इश्यूज, कि कोई बाहर से आके हमारा जो चीज ले जा रहा है, हमारा नेचर ले जा रहा है, उसको एथिकल यूज कहते हैं। एथिकल यूज मतलब कोई कुछ ज्यादा ही गंदी चीज ना कर दे, भाई बिल्कुल वो चेंज कर दे। तो सब चीजें चेंज हो सकती है ना जीन्युइन से, कि बंदा लड़का हो ये लड़की हो, ये पहले से डिसाइड कर ले पेरेंट्स। तो उसके लिए एथिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज तो हम मोस्टली हम एग्रीकल्चर वाला ही पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी क्या है? 3 में। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, बेस्ट कैटलाइज इंप्रूव करना फॉर्म की, ताकि वो अच्छे से बना पाए, माइक्रोब प्योर एंजाइम बना पाए। ठीक है जी। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। ऑप्टिमल कंडीशंस बनाए इंजीनियरिंग करके कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिछले चैप्टर में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके अंदर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? प्योरीफाई करना। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में होती है प्योरीफाई करना, प्रोडक्ट को एकदम मार्केट रेडी करना। तो वो उन्होंने बोला कि ये भी उसमें ही आता है, बायो, ये हमें पता ही था वैसे तो। अब बेसिक आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के। ठीक है, इसके 3 मेन होते हैं: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है जी। पहला क्या है? एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर से जो केमिकल बन रहे हैं, वो वाले एग्रीकल्चर। फिर है ऑर्गेनिक, मतलब जिसके अंदर कुछ केमिकल वेमिकल यूज नहीं हो रहे। फिर जेनेटिकल इंजीनियर, मतलब जैसे कोई जीन भी ऐड कर दी, रिकॉम्बिनेंट वाली टेक्नोलॉजी लगा के कोई जीन डाल दी उसके अंदर, कोई डिजीज से रेजिस्टेंस डाल दी उसके अंदर, जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन में भी यूज हुई थी। ये सारे जो 3 पॉइंट लिखे हैं ऊपर। फिर जो प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स जो यूज करते हैं ये सारी ऑल्टर करके, जीन मैनिपुलेशन करके, उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ठीक है जी। अब जीएम प्लांट्स ने क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या एडवांटेजेस दिया है मॉडिफिकेशन करके। जीएम प्लांट्स हैं यूजफुल इन मेनी वेज। यूजफुल इन मेनी वेज, हम पढ़ेंगे मेनी वेज। ठीक है, 5 वेज हैं। पहला है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्राउट एंड सॉल्ट, हीट। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेसेस मतलब जैसे कोल्ड आ गया तो आपकी फसल खराब नहीं हो रही है, ड्राउट हो गया तो वो खराब सूख नहीं रही है, सॉल्ट आ गया, सॉल्ट से कुछ नहीं हो रहा, हीट से वो खराब नहीं हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। फिर रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे, बीटी वाला होता है, बीटी टॉक्सिन डाल देते हैं जिससे वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाती है। तो आपको पेस्टिसाइड नहीं डालने पड़ते, केमिकल पेस्टिसाइड, वो अपने आप ही हो जाती है पेस्ट रेजिस्टेंट। फिर है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आपने सुना होगा टमाटो खराब हो जाते हैं, पोटैटो खराब हो जाते हैं बाद में, हार्वेस्ट के बाद मार्केट पहुंचते पहुंचते। तो उसके अंदर उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस करे हैं इन्होंने। ठीक है जी, कि मतलब कैसे कर दिया कि कोई मेच्योर लेट हो थोड़ा सा, मार्केट पहुंचे तब मेच्योर हो, थोड़ा टाइम के बाद मेच्योर हो, मेच्योरिटी टाइम बढ़ा दिया उनका। फिर है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या? जिन्होंने जो एफिशिएंसी बढ़ा दी है मिनरल यूसेज की, प्लांट की, जिससे जो आपका वो फर्टिलिटी थ्री धीरे धीरे जाती है सॉइल की, जल्दी नहीं जाती। फिर एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड।
ठीक है, वहां पे कहीं पे ना विटामिन ए की बहुत डेफिशिएंसी हो रही थी, तो बहुत उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती थी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, आके एक राइस बनाया, जिसके अंदर विटामिन ए डाल दिया, विटामिन ए वाली जीन डाल दी, जिससे वो विटामिन एनरिच राइस बन गए, और सब वहां पे खाने लगे, तो उनकी डेफिशिएंसी ठीक हो गई। फिर आते हैं हम एग्जांपल पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो बीटी बैसिलस thuringiensis, देखो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम called bacillus thuringiensis, bt for short. BT toxin gene has been cloned from bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects without the need of insecticides. In fact, created a biopesticide. ठीक है, ये याद करना चाहिए। बैसिलस thuringiensis बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्या किस किस पे यूज कर दिया उसने, बीटी कॉटन बना लिया, बीटी कॉर्न बना लिया, बीटी राइस बना लिया, टमाटो बना लिया, पोटैटो बना लिया, सोयाबीन बना लिया। ठीक है जी। बीटी कॉटन सम, जिसने कहा है कि देखो जो थोड़े जो स्ट्रेन्स है बैसिलस thuringiensis के, वो कुछ प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि कीड़ों को मारते हैं। अब कीड़े बहुत टाइप के हैं, देखो ये पहले है लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आते हैं टबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। ठीक है जी। फिर आते हैं सिलोप्ट्रेंस, सिलोप्ट्रेंस के अंदर आता है बीटल्स, डिप्ट्रेंस, डिप्ट्रेंस के अंदर आता है फ्लीज, मॉस्किटो। क्या करता है बैसिलस thuringiensis, क्या है, प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है जब आपने किसी फेज ऑफ ग्रोथ के। ठीक है, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो उनके अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसीडल प्रोटीन होता है, मतलब टॉक्सिक होता है कुछ, जो इंसेक्ट्स को मारता है। लेकिन वो खुद इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है अपने अंदर, इसलिए उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। वो सिर्फ जाके एक्टिव कब होता है, जब इंसेक्ट इंजेस्ट करता है उसको, इनएक्टिव टॉक्सिन को, और वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एल्कलाइन पीएच होता है उसके गट के अंदर, इंसेक्ट की गट के अंदर क्रिस्टल सोल्यूलाइज कर जाते हैं, और इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के मिड एपिथेलियल, मिड गट एपिथेलियल के अंदर पोर्स बनने लग जाते हैं, और वो डाई कर जाता है। देखिए देखिए, पूरा पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ये रहा, these these crystals contain the insecticidal protein. The beta toxin protein exists as an inactive prototoxin, but once an insect ingests the inactive protoxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. The activated toxins bind to the surface of epithelial, midgut epithelial cells, and create pores that cause swelling, and lysis eventually causes death of the insect. ठीक है, ये सिंपल मैकेनिज्म है उसका। क्या? जो बीटी बैसिलस thuringiensis है, वो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है, वो थोड़े क्रिस्टल्स प्रोटोटॉक्सिन होते हैं, इसलिए उसको खुद के अंदर कोई इफेक्ट नहीं करते। वो एक्टिव कब होते हैं, जैसे हमारे गट के अंदर जाएंगे तब भी एक्टिव नहीं होंगे। वो सिर्फ जाके उसके जो पीएच, जो एल्कलाइन पीएच होता है उसका इंसेक्ट की गट के अंदर, उसमें जाता है, और वहां पे बाइंड करता है उसकी मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के साथ में, और उसके पोर्स के अंदर जो पोर्स बनाता है मिडगट के अंदर, और उसको मार देता है लाइसिस। ठीक है जी। अब इन्होंने स्पेसिफिक बीटॉक्सिन जीन्स बताई। स्पेसिफिक बीटॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। अब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे तीन टाइप के थे, तीन, लिप्टोट्रेन्स, सिलोट्रेन्स, डिप्ट्रेन्स। तो वो एक ही है नहीं कि सिर्फ एक ही जीन है सबको तीनों को मार देगी, नहीं, सबकी अलग अलग जीन है। लिपिडोग्रेन्स को कोई और जीन मारेगी, सीलोप को कोई और, डिप को कोई और। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी जीन्स को क्या बोला उन्होंने, क्राई बोला, नेम क्राइम। द बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई 1AC नेम क्राई। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स encoded cry1AC and cry2AB control the cotton bollworms that of cry1AB controls cone borer। ये याद करना है, बिल्कुल आता है एमसीक्यूज में, नीट में आ सकता है। ये रहा cry1AC, किसको करता है, cry1AC कॉटन बॉलवॉर्म, cry1AC और cry2AB, cry1AB कॉन बोरर। ऐसा कर सकते हो कि पहले वाला आपको क्या है, कौन, पहला हो गया कौन बोरर, कौन बोरर, पहले वो कौन बोरर, तो उसको करते क्राई 1AB।
ठीक है, फिर क्राई सेकंड ए बी और क्राई वन ए सी, समझ रहे हो ना? पहले ए बी, वन ए बी, फिर वन ए सी, ठीक है, सेकंड ए बी जा सकते हो। तो फर्स्ट ए बी, क्राई वन ए बी आपका है कॉर्न बोरर। बाकी दो बचे, वो क्राई सेकंड ए बी और क्राई वन ए सी, वो कॉल बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब्स। रट लेना भाई, इसको मैं क्या ही समझा सकता हूँ। ठीक है, फिर आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। वैसे चल यही रहा था, लेकिन अब एक और टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, सेवरल नेमाटोड्स, अब इसके अंदर नेमाटोड्स को हम करते हैं। ये देखिए, a nematode melogeny incognitia infects the roots of the tobacco plants and causes a great reduction in. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस करी हमने इस नेमाटोड मेलो, क्या हमने आरएनए इंटरफेरेंस करी इस नेमाटोड को हटाने के लिए, इस नेमाटोड को हटाने के लिए क्या करी? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, आरएनए इंटरफेरेंस जो थी ना, वो पहले हर यूकेरियोट में होती ही होती है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ना जो एमआरएनए, जो जो आरएनए जाके आपको एक प्रोटीन बनाने वाला था, उसको साइलेंस कर देते हैं। कैसे साइलेंस करते हैं? वो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो एक उसमें से टूट जाता है और वो जाके बाइंड हो जाता है वो वाला एमआरएनए से, जिसने जाके अपना वो प्रोटीन बनाना था। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स silencing of a specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule that binds to prevent ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। साइलेंसिंग कर दी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे आगे जो एमआरएनए से बनने थे। The source of this RNA, the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements, transposons that replicate via RNA intermediate। ये RNA intermediate से कर सकते हैं, ट्रांसपोजोन्स होते हैं। फिर हम आते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। अब आपने वो जीन डालनी है स्पेसिफिक, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दे रही है, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस हो पा रही है, जिससे वो साइलेंसिंग हो पा रही है एमआरएनए की। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा जी, एग्रोबैक्टीरियम यूज करा। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो प्लांट्स के लिए होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells। देखो उसने क्या करा, उसने सेंस और एंटी सेंस दोनों प्रोड्यूस करे, तब तो आपका वो बना डीएसआरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना दोनों। ये देखो, द टू आरएनएस बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्ड अ डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, thus silence the specific mRNA of nematode। The consequence was the parasite could not survive in a transgenic host expressing the specific interfering RNA। The transgenic plant therefore could itself protected from the parasite। ठीक है, ये था पहले नेमाटोड, फिर नेमाटोड से प्लेन ऑफ अ टिपिकल प्लांट, कंट्रोल प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर द डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नेवल। ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए कि एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है कैसे होती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से होती है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाके उस पे एमआरएनए पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, ट्रांसलेशन नहीं हो पाती तो प्रोटीन नहीं बन पाता जो चाहिए उसको। यही बात चीज है, तो वो नेमाटोड नहीं रह पाता, मर जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला, ये याद होना चाहिए आपको।